तो हमने देखा कि वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ऑटोमेटेड किस्म के रिकमेंडेशन भी चाह रहे होते हैं। यानी हम ये अगर डायरेक्टली चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी सेल्स कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं या हमारी कॉस्ट्स कैसे अपफ्रंट रिड्यूस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्टेशन की या ऑपरेशंस की कॉस्ट कह लें। इस तरह की चीज़ें यकीनन डेटा से निकाल रहे होंगे। तो ये जो डेटा हमें इस तरह की चीज़ें ऑटोमेटेड तरीके से निकाल के दे रहा होगा, उसमें इस ऑटोमेशन से पहले कहीं ह्यूमन एस्पेक्ट मौजूद होना चाहिए। जो जो ह्यूमंस होंगे वो इस डेटा को बैठ कर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, कुछ इसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की परफॉर्म की जाएंगी जिसके बाद ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स की बातों को हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मान सकते हैं, इन रिकमेंडेशन को ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मान सकते हैं। इससे में ये अंदाज़ा होता है कि देयर इज़ अ फ्रेमवर्क विच इज़ एग्जिस्टेंट। उस डेटा वर्कफ्लो फ्रेमवर्क को समझना ज़रूरी है। और इस फ्रेमवर्क से हमें क्या पता चलेगा? इस फ्रेमवर्क से हमें पता ये चलेगा डेटा किस फॉर्म से किस दूसरी फॉर्म में चलता है या जाता है इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो डेटा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये हमारा एक फ्रेमवर्क है जो नीचे वाली डायग्राम में नज़र आ रहा है। डेटा मुख्तलिफ स्टेजेस से होकर गुजरता है किसी भी डेटा रिलेटेड प्रोजेक्ट के अंदर। पहले वो रॉ स्टेज में होता है, फिर रिफाइंड स्टेज में होता है, उसके बाद प्रोडक्शन स्टेज में चला जाता है। प्रोडक्शन स्टेज में जाने के बाद वो जो ऑटोमेटेड डिसीजंस हो रहे हैं, रेगुलर रिपोर्टिंग हो रही है, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। सबसे पहले डेटा हमारा रॉ स्टेज में होगा और ये हमारा सबसे पहला काम होगा करने वाला इस डेटा को समझते हुए कि हमने डेटा को इंजेस्ट करना है, समझने की कोशिश करनी है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे रॉ डेटा स्टेज के ऊपर? हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हम डेटा को समझें, उसके अंदर से कुछ अगर इंफॉर्मेशन निकल सकती है अबाउट द सेम डेटा वो निकालें, ताकि उसको इवेंचुअली इस्तेमाल किया जा सके इनटू द रिफाइंड स्टेज, जहाँ पर हम उसको मुख्तलिफ तरह की रिपोर्टिंग में कैसे कैसे इनपुट किया जा सकता है वो निकालने की कोशिश करेंगे। हम उस डेटा से कोई फोरकास्टिंग कर सकते हैं तो वो निकालने की कोशिश करेंगे। एंड इवेंचुअली द डेटा विल गो इनटू प्रोडक्शन स्टेज, जहाँ से वो ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग किस्म की चीज़ें आ रही होंगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 तरह के मेजर एक्शंस हैं। जैसे इंजेस्ट डेटा वाली एक्टिविटी है, ये एक एक्शन जो है, इस एक्शन की आउटपुट भी डेटा ही होगी। इफ़ यू इंजेस्ट डेटा तो उसकी आउटपुट भी डेटा होगी। और फिर इस इंजेस्शन के बाद एक एक्टिविटी वुड बी टू डिस्क्राइब डेटा, या दिस एक्शन वुड बी टू डिस्क्राइब डेटा एंड असेस डेटा यूटिलिटी, कि डेटा को कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस में। यकीनन डिज़ाइन एंड रिफाइन डेटा, ये अगली एक्टिविटी या अगला एक्शन होगा। इसकी आउटपुट भी डेटा ही होगी। इस एक्शन का आउटपुट हमने डेटा एक रिफाइंड फॉर्मेट में रखा हुआ होगा और इस रिफाइंड फॉर्मेट से कुछ इन्फ्रेंस हो सकते हैं, की हो हमने कोई एक मॉडलिंग की हो, फोरकास्टिंग टाइप की चीज़ की हो। उसके बाद ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल हमारी क्यूरीज को जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने के लिए बिल्कुल डीनॉर्मलाइज फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है, ताकि जितनी भी मैनेजमेंट क्यूरीज आती हैं वो एज सून एज पॉसिबल एड्रेस हो सकें। तो ऑप्टिमाइज डेटा वाले एक्शन पर भी हमारी जो आउटपुट होगी वो डेटा ही होगी। इसके अगेंस्ट वंस अगेन जो कुछ एक्शंस हैं वो हमारे इन्फ्रेंस रिलेटेड एक्शंस हो सकते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग इस डेटा से निकल सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ में जो 2 तरह के एक्शन नज़र आ रहे हैं, वो कुछ एक्शन ऐसे हैं जिनकी आउटपुट भी डेटा ही है। फॉर एग्जांपल इंजेस्ट डेटा, डिज़ाइन एंड रिफाइन डेटा एंड ऑप्टिमाइज डेटा। और कुछ एक्शन ऐसे हैं जिनकी आउटपुट डेटा नहीं है लेकिन डेटा से निकले हुए कोई इन्फ्रेंस है या डेटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। जैसे डिस्क्राइब डेटा का एक्शन, एसेस डेटा यूटिलिटी का एक्शन, प्रोटोटाइपिंग का एक्शन, प्रोटोटाइप मॉडलिंग का एक्शन एंड सो ऑन। तो ये हमारा ओवरऑल डेटा वर्कफ्लो फ्रेमवर्क है जो ये बता रहा है कि डेटा मुख्तलिफ स्टेजेस में कैसे ट्रेवल करता है। सबसे पहले डेटा रॉ स्टेज में आएगा, फिर रिफाइंड में और फिर प्रोडक्शन में। एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि ये जो एरोस इंजेस्ट डेटा से डिज़ाइन एंड रिफाइंड डेटा पर आ रहे हैं और डिज़ाइन एंड रिफाइंड डेटा से ऑप्टिमाइज डेटा पर आ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में बिल्कुल ऐसे ही लीनियर किस्म के एरोज हों, यानी एक डायरेक्शन में जा रहे हों। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि डिज़ाइन एंड रिफाइन करते हुए हम दोबारा फिर इधर आएँ एंड वी हैव टू एक्चुअली असेस डेटा यूटिलिटी एंड वी हैव टू नो व्हाट इज़ द डेटा अबाउट। और डेटा इंजेक्शन के दौरान हमें मेटा डेटा क्रिएशन दोबारा करनी पड़े, कुछ और करनी पड़े, डेटा डिस्कवरी दोबारा से करनी पड़े।
सिमिलरली ऑप्टिमाइज डेटा में बाज़ को तो हमें समझ आया कि जी हमारी काफ़ी सारी मैनेजमेंट क्यूरीज शायद आंसर नहीं हो रही हैं सही तरह से, तो हम दोबारा जाएंगे डिज़ाइन एंड रिफाइन वाली स्टेज पर, यानी रिफाइन स्टेज में आएंगे और यहाँ पर आकर दोबारा से अपने डेटा से कुछ प्रोटोटाइप मॉडलिंग को इम्प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे और फिर वंस अगेन डेटा ऑप्टिमाइज फॉर्म में रखा जाएगा। ये जो रॉ स्टेज है या रॉ डेटा वाली स्टेज है, इस स्टेज पर हम किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, इस पे हम कोशिश करते हैं इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढने की कि व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स आर इन द डेटा, फॉर एग्जांपल हाउ आर द रिकॉर्ड फील्ड्स इनकोडेड। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास पेशेंट्स का डेटा हो और एक फील्ड का नाम हो WKG, तो आपको पता करना पड़ेगा कि व्हाट डज WKG मीन। तो इट मीन्स के इट इज़ वेट ऑफ द पेशेंट इन किलोग्राम्स मे बी। तो इस तरह की चीज़ नोट कर लेना, इस तरह की चीज़ आइडेंटिफाई कर लेना कि WKG का मतलब क्या है, वो हमारा इस फेज़ का काम होता है, रॉ स्टेज का काम होता है। आपने जैसे बैंकिंग डेटा को देखा, उस बैंकिंग डेटा में जो आपने असाइनमेंट 2 और 3 में या असाइनमेंट 3 और 4 में प्रॉबली आप लोगों ने एक पोर्चुगीज़ बैंक के बारे में एक डेटा को भी इस्तेमाल किया हुआ है। उसमें आपने नोट किया होगा कि उसमें भी कुछ ऐसे कॉलम्स थे जैसे लोन लिखा हुआ है, हाउसिंग लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ कॉलम्स हैं जिसके अंदर मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत है। मतलब हाउसिंग लिखे हुए से क्या मुराद है, उसके पास हाउसिंग अवेलेबल है या नहीं, लेकिन देखा जाए तो उसका मतलब ये था कि उसके पास हाउसिंग लोन उसने लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ। सिमिलरली लोन से मुराद थी कि उसने पर्सनल लोन लिया हुआ या नहीं लिया हुआ। सिमिलरली हो सकता है इसमें आप समझना चाह रहे हो कि जो मैरिटल स्टेटस था, मैरिटल स्टेटस में सिर्फ सिंगल, डाइवोर्स्ड एंड मैरिड लिखा हुआ था, तो विडोड कहाँ जाएंगे, वो समझने के लिए आपको डेटा को समझना पड़ेगा और फिर पता चले कि अच्छा विडोड एंड डाइवोर्स्ड दोनों को एक ही तरह से मेंशन किया गया है, या डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करें कि जी क्या ये जो कस्टमर है, इस कस्टमर ने ये कस्टमर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में डिफ़ॉल्ट किया है नहीं किया, ये मतलब है इसका, या कोई और मतलब है। तो इस तरह की चीज़ें समझना हमारी सारी की सारी ये डेटा इंजेक्शन की कैटेगरी में आ रही होती हैं, और हम यहाँ पर डेटा डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ कोई नया कॉलम में भी बनाना पड़े या किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को रीनेम करना पड़े, मिसाल के तौर पर हो सकता है मैं हाउसिंग के कॉलम को रीनेम करके कहूँ हाउसिंग लोन या हैज़ हाउसिंग लोन। सिमिलरली लोन के कॉलम को मैं देखना चाहूँ हैज़ पर्सनल लोन टाइप का कॉलम बना दूँ। तो ये चीज़ें हमारी इस कैटेगरी में इस स्टेज के ऊपर परफॉर्म हो रही होती हैं। सिमिलरली मैं हो सकता है कुछ कॉलम को रीनेम करना चाहूँ, जैसे डे मंथ के कॉलम को मैं रीनेम करना चाहूँ लास्ट कॉन्टैक्ट डे या लास्ट कॉन्टैक्ट मंथ्स, या ड्यूरेशन के कॉलम को मैं रीनेम करना चाहूँ ड्यूरेशन ऑफ लास्ट कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से मैं डेटा को किसी हद तक अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी यूटिलिटी बेहतर बनाने के लिए चेंज कर रहा हूँ। अब मेरा अगला काम क्या होगा, मेरा अगला काम होगा रिफाइन स्टेज पे। रिफाइंड स्टेज पे मेरा काम है डेटा को रिफाइन करना। अब क्योंकि मैं डेटा को कुछ ना कुछ समझ चुका हूँ, अब मैं उस पर कुछ रिफाइनमेंट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आई कैन नाउ, बिकॉज ऑफ माई understanding here in the raw stage, I can actually remove some unusable parts from data। ऐसी चीज़ें जिनका फ़ायदा कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा, जैसे मैं कह दूँ कि कोई कॉलम्स ऐसे हैं जो शायद कांस्टेंट वैल्यूज़ रखते हैं, वो तो किसी काम के नहीं है, या कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, जो रेलेवेंट नहीं लग रहे हैं हमारे टास्क से, तो मैं उनको अलग कर लूँ कि अच्छा इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हुए मुझे ये कॉलम्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें मैं ठीक कर सकता हूँ। या कुछ चीज़ें सही तरह से फॉर्मेट नहीं हुई, जैसे ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर वो ऑर्डर में होंगी तो ज़्यादा बेहतर होंगी, वो टाइम ओरिएंटेड पड़ी होंगी तो शायद ज़्यादा बेहतर होंगी। यानी हर महीने का डेटा अलग अलग करके देखना चाहिए हमें, और फिर वो भी ऑर्डर में देखना चाहिए। इस तरह से अरेंजमेंट करनी है अगर मुझे, तो मैं इसका मतलब है कुछ फॉर्मेट ठीक कर रहा हूँ अपने डेटा का, उसकी शेप इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो आई एम रीशेपिंग द फॉर्मेट। या मे बी कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उनको मुझे
एड्रेस करना है उस इशू को, मिसिंग वैल्यूज़ के इशू को, तो वो भी मैं रिफाइनमेंट की कैटेगरी में हम उसको डाल रहे हैं। या मेरे मल्टीपल डेटा सेट्स, मुख्तलिफ जगहों से जो डेटा सेट्स आ रहे हैं उनको कंबाइन करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि इनको इकट्ठे करके देखना चाहिए। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल डेटा सेट्स। तो मैं देख सकता हूँ कि वो वाला काम भी मैं रिफाइन के स्टेज में करूँगा। मसलन हमने जो भी एग्जांपल डिस्कस की थी कि फॉर एग्जांपल वी आर चेन ऑफ ग्रॉसरी स्टोर्स, तो उसमें हम कह रहे थे कि हमें एक स्टोर पर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कार्ड रीडर्स की, ताकि लोग कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकें। अब वहाँ से एक डिसीजन तो हम ये ले सकते हैं कि वी नीड मोर कार्ड रीडर्स एंड वी माइट आल्सो नीड मोर चेकआउट पॉइंट्स, ताकि वहाँ पर लोगों को एवरेज टाइम कम लगे चेकआउट करते हुए। अगर मैं इसी डेटा को कंबाइन करके देखूँ अपने बाकी स्टोर्स के साथ, तो हो सकता है कि एक और मेरा स्टोर हो जहाँ पर बिल्कुल डिमांड ना हो इन कार्ड रीडर्स की, वहाँ पर ज़्यादातर सेल्स जो है वो कैश में ही हो रही हों। तो उसको अगर मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो मुझे समझ आएगी कि आई डो नॉट नीड टू परचेज न्यू कार्ड रीडर्स, आई माइट ऑल्सो मूव अ फ्यू कार्ड रीडर्स फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि जैसे मैं कहता कि हमें एक नया स्टोर खोलना चाहिए एक ख़ास लोकेशन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने काना के आसपास की बात की थी फॉर मेट्रो, तो हो सकता है मैंने सिर्फ मॉडल टाउन वाले स्टोर के डेटा को देख के अंदाज़ा लगा लिया हो। मैं साथ अगर दूसरा स्टोर भी देखूं कहीं और अगर मेरे पास है मौजूद, फॉर एग्जांपल मेट्रो वालों का शायद रावी रोड पर भी कोई स्टोर है, अगर उसको भी देखें तो मेरे डिसीजन में शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जी मुझे एक्चुअली मेरी सेल्स इंक्रीज़ कर सकती हैं बाय ओपनिंग अ न्यू स्टोर या या नियर काना, या मेरी सेल्स कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं करेंगी क्योंकि लोग यहाँ से बड़े आसानी से मूव कर जाते हैं और उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता स्टोर यहाँ पर है या कहीं और है वगैरह वगैरह। तो मैं अगर मुख्तलिफ जगह से जो डेटा आ रहा है उनके दरमियान इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कोई रिलेशनशिप वगैरह, तो ये मेरा रिफाइंड स्टेज का काम है। इसके अलावा रिफाइंड स्टेज पर इस तरह की एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं कि डेटा में क्वालिटी इश्यूज तो नहीं है। जैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड डेटा होता है, इसमें हम बड़ा सीरियसली देख रहे होते हैं कि सबसे पहले रॉ स्टेज पर देखने की कोशिश तो करते हैं कि ये डेटा वेदर इट शुड बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन और नॉट, लेकिन रिफाइंड स्टेज पर आकर हम ये भी देख रहे होते हैं कि इस डेटा पर हम एतबार करें भी या ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल साइज़ से रिलेटेड जो डेटा है, क्या वो सही तौर पर हमें फॉल्ट प्रोननेस की प्रेडिक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा, इसके बारे में हम बिल्कुल ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि हमेशा ऐसा तो नहीं कहना होगा कि जब भी साइज़ की वैल्यू बड़ी है या लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा हैं तो फॉल्ट प्रोननेस हाई है। ये हमेशा हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, और इसके बारे में क्या कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ भी है या नहीं हुआ, या जो डेटा कलेक्ट करते हुए किसी ने कहीं ऐसे ही तो नहीं ये वाली वैल्यूज़, क्योंकि रिलेशनशिप कभी अगर इस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा, कभी कहीं पे भी इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, तो डेटा कलेक्शन के टाइम पर कुछ इश्यूज़ तो नहीं थे। जैसे नासा के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ साल बाद, आज से 5-7 साल पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उसमें बताया गया था कि नासा के प्रोजेक्ट्स जिनको देखकर दुनिया ने बहुत सारे प्रिडिक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए मॉडल्स बनाए हुए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस पर, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर साइज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनकी, वो सब की सब काफ़ी सारे डेटा सेट्स में वो फॉल्टी थी, वो इन्फॉर्मेशन फॉल्टी थी बिकॉज जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स थे उनके एंड पर कुछ मिस्टेक्स थी जो वो करते जा रहे थे, मे बी कुछ कन्वर्जन की मिस्टेक्स थी, और उन मिस्टेक्स की वजह से वो सारे का सारा डेटा फॉल्टी रहा। और ये एक्टिविटी यानी डेटा क्वालिटी वाली एक्टिविटी परफॉर्म ना करने की वजह से, क्वालिटी चेक वाली, बहुत से लोगों ने ऐसे ही वो डेटा को इस्तेमाल करते हुए अपने मॉडल्स बना लिए हुए थे। देन देयर केम द नीड टू एक्चुअली री इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग मॉडल्स, और उनको लोगों ने फिर अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हुए ठीक करना शुरू किया। तो रिफाइंड स्टेज से जब इवेंचुअली प्रोडक्शन स्टेज पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर रेगुलर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस का काम शुरू हो जाता है कि यहाँ पर रिफाइंड स्टेज तक हमारे ह्यूमन जो है वो मुसलसल मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करते हुए
एग्जिस्टिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हुए डेटा को रीशेप कर रहे हैं, रीमॉडल कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और उसको तैयार कर रहे हैं फॉर ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेशन और मोर क्या कहना चाहिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कह सकते हैं उसको हम, या टू आंसर द क्यूरीज ऑफ मैनेजमेंट, हायर लेवल मैनेजमेंट इन अ बेटर मैनर, या इन बेटर के साथ साथ इन अ टाइमली मैनर। तो ये सब चीज़ें प्रोडक्शन में जाकर हो रही होती हैं। यहाँ हम प्रोडक्शन स्टेज में जब आ गए हैं तो अब हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो उस डेटा से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर करके निकाल रहे होंगे। हमारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो रिफाइंड स्टेज पर ही रहते हैं और वो इस स्टेज पर ही मुसलसल अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था, हम ऑप्टिमाइज स्टेट से दोबारा पे, यानी सॉरी प्रोडक्शन स्टेज से दोबारा पे रिफाइंड स्टेज में आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारे टाइमली डिसीजंस नहीं हो पा रहे हैं या यूज़फुल डिसीजंस नहीं हो पा रहे हैं। बहुत कम प्रोजेक्ट्स होंगे जो रॉ स्टेज पर ही ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा ही मतलब मुमकिन ही नहीं है शायद इतने आराम से कि हमने प्रोजेक्ट शुरू किया और रॉ स्टेज पर ही हमें डेटा अंडरस्टैंड करने के बाद हम प्रोजेक्ट अपना क्लोज कर दें। ये तब तो हो सकता है कि हमें बिल्कुल समझ आ जाए कि इस डेटा का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बिल्कुल डेटा ही नए सिरे से कलेक्ट करने की ज़रूरत है, तब तो हो सकता है, वरना शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम यहीं पे, इसका चांस कम ही लगता है कि रॉ स्टेज पर ही प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया जाए, कोई डेटा रिलेटेड प्रोजेक्ट, यानी डेटा से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का प्रोजेक्ट। और ये भी बहुत कम है कि हम कहें कि अब हम मुकम्मल ऑटोमेटेड तरीके से प्रोडक्शन में जाकर वहाँ से रिकमेंडेशन देना शुरू हो गए। यानी हमने मिसाल के तौर पर हर चीज़ प्लान कर ली है कि पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र की कितनी नीड होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल इन जनवरी 2021, इन दिसंबर 2020, इन सितंबर 2020 एंड सो ऑन। मतलब ये मुमकिन नहीं लगता ना कि हमने इस बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें पहले से करके रखी हुई हों। की भी होंगी तो किसी हद तक वो ट्रू या फॉल्स हो सकती हैं, और वो भी हमने यकीनन रिफाइंड स्टेज पर उसको कैटेगराइज करके रखा हुआ होगा कि बेस्ड ऑन डेटा 1 हम कह रहे हैं कि सितंबर की ये फर्टिलाइज़र की कंजम्पशन होगी, बेस्ड ऑन डेटा 2 फर्टिलाइज़र की ये कंजम्पशन होगी। मिसाल के तौर पे पिछले साल की सितंबर की कंजम्पशन की बेस पे मैं इस साल के सितंबर की कंजम्पशन निकाल सकता हूँ, एक ये अलग से करके रखा हुआ है कि पिछले 10 साल के सितंबर की कंजम्पशन के बेस पे मैं इस साल के सितंबर की कंजम्पशन निकाल सकता हूँ, ये भी मैंने एक अलग से करके रखा हुआ है। तो ये सब कुछ मैंने रिफाइंड स्टेज पर तो शायद रखा हुआ हो अपने पास, लेकिन वो शायद प्रोडक्शन स्टेज पर नहीं होगा। तो इस तरह के जो काम होंगे प्रोडक्शन वाले जो स्टेजेस पे जाने वाला प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत कम नज़र आएंगे हमें, शायद ज़्यादा ना हो। आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड सम, लेकिन मुझे भी कोई एग्जांपल, आई कैन नॉट कोट एन एग्जांपल एट द मोमेंट। रिफाइंड स्टेज में सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कंटिन्यूसली डेटा को अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स निकालने की कोशिश, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स बने हुए होंगे जो कि हो सकता है टाइम वाइज डिवाइड करके रखी हुई हों चीज़ें, और वहाँ से पूरी कोशिश की जा रही होगी किसी हद तक डेटा को ऑप्टिमाइज फॉर्म में रखा गया हो और किसी हद तक रिपोर्टिंग जो है वो चल रही हो थ्रू आउट। जो डेटा रॉ स्टेज वाले डेटा की जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर हमें क्या क्या देखना चाहिए कि डेटा को किस तरह से रखा जाता है। ये भी इसी कैटेगरी का, ये भी इसी स्टेज का काम होता है। को डेटा को हो सकता है हम रॉ फॉर्मेट में रखना चाह रहे हैं तो उसको रखते हुए ही कुछ ख़ास फॉर्मेट दे दें। मिसाल के तौर पे हमारे पास डेटा CSV की फॉर्म में आ रहा है और हमें पता है कि इस डेटा के ऊपर हमें बाद में कोई ऑपरेशंस लगाने ग्रुप बाय के या एग्रीगेशन के, तो यकीनन हम चाहेंगे कि इस डेटा को एक ख़ास फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मेट में ले जाएं, मे बी रिलेशनल फॉर्मेट में ले जाएं, ताकि हम इस तरह के ऑपरेशंस आसानी से लगा सकें। या हमें डेटा जोड़ना है मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज से आया हुआ डेटा, तो हम चाहेंगे वंस अगेन रिलेशनल फॉर्मेट में ले जाएं ताकि हमारे लिए जॉइन लगाना शायद आसान हो जाए। या हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी इस्तेमाल कर लें जिसके अंदर हम इसी डेटा को CSV फॉर्मेट वाले डेटा को आराम से एक मे बी एक डेटा फ्रेम में या मे बी एक एरे के स्ट्रक्चर में ले जा सकें और फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो ये सब चीज़ें हमारी इधर आ जाएंगी, रॉ स्टेज की चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर हम रॉ स्टेज पर इस डेटा को यूजेबल बना लेंगे और वहाँ पे एक एरे के फॉर्म में आ गया है या रिलेशनल फॉर्म में आ गया है, रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में, तो वहाँ पर हम उसको मुख्तलिफ़ किस्म की उस पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर
हमारा जो डिसीजन है टू इंजेस्ट डेटा, इसको हम डेफर भी कर सकते हैं अपने फॉर्मेट के, डेटा किस फॉर्मेट में रखना है। कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं स्कीमा ऑन रीड वाली अप्रोच इस्तेमाल करनी है। इससे मुराद ये है कि ये डेटा को जैसे भी है वैसा रहने दें, जब उसकी ज़रूरत महसूस होगी, वी हैव असेस्ड इट्स यूटिलिटी, लेकिन जब उसकी ज़रूरत महसूस होगी इन डिज़ाइनिंग एंड रिफाइनमेंट, उस वक्त इसको कन्वर्ट कर लेंगे उस फॉर्मेट में, अभी रॉ फॉर्मेट में पड़ा रहने दें। तो इंजेक्शन का एक तरीका तो ये है, इसको हम कहते हैं स्कीमा ऑन रीड। हमें एक ख़ास डेटा स्ट्रक्चर में डाल के नहीं रखना होता अपने डेटा को, डेटा अपने रॉ फॉर्मेट में पड़ा रहता है, लेकिन हमारे पास मैकेनिज्म होता है टू कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्मेट वंस द नीड अराइजेस। दूसरा स्कीमा ऑन राइट वाली अप्रोच है। स्कीमा ऑन राइट वाली अप्रोच में हमने जब डेटा इंजेक्शन किया उस वक्त उसको ख़ास फॉर्मेट में सेव भी कर देना है, ताकि जब रिफाइनमेंट चाहिए होगी तो वो जो ख़ास फॉर्मेट में सेव डेटा है वही इस्तेमाल होगा। तो दोनों इवेंचुअली यहाँ पर हमें एक ख़ास फॉर्मेट में डेटा चाहिए होगा, लेकिन हम इंजेक्शन की एक अप्रोच जो है उसमें हम डेफर कर देते हैं अपनी ये रिफाइनमेंट, या कहना चाहिए, या उस फॉर्मेट में कन्वर्जन। और एक केस में वो डेफर नहीं करते, हम कहते हैं अभी करते हैं ये वाला काम। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें जो हमें डेटा के ऊपर मैनिपुलेशंस परफॉर्म करनी है, जिसको हम कह रहे हैं डेटा रैंगलिंग है, ये अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए सच एज पाइथन है, या लोग आर भी इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए, और भी एक्सेल के लिए कुछ लोग, एक्सेल के ज़रिए कुछ लोग कर लेते हैं इस तरह के काम, मैटलैब के ज़रिए भी कर लेते हैं। तो हम पाइथन को ज़रा देख लेते हैं। मैं भी आपसे एक लिंक शेयर करता हूँ। तो ये है वो पोस्ट जो दैट आई वांट यू टू गो थ्रू ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द लेक्चर। और यहाँ इस पोस्ट में जो डेटा सेट इस्तेमाल किया गया है वो केगल से डाउनलोड किया गया है, टाइटैनिक का डेटा सेट है। और इसमें टास्क क्या है, टास्क है टू फाइंड आउट द सर्वाइवर्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स। और इस डेटा सेट की पर जो रैंगलिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, जो रैंगलिंग की एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है, उसमें हम देखेंगे म्यूटेशन भी परफॉर्म की गई है फेयर के कॉलम पर। कि फेयर का कॉलम कुछ नहीं बता रहा था, तो एक नया कॉलम बनाया गया जिसको जो लॉग ऑफ फेयर्स था, बिल्कुल ऐसे ही टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पोस्ट आपको नज़र आएगा कि किस तरह से कुछ अनयूजेबल चीज़ों को, यानी जो चीज़ें कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी, यूज़फुल नहीं थी, उनको ड्रॉप किया गया। ये भी रैंगलिंग का पार्ट था, हमने आज के लेक्चर में भी देखा है। और दरमियान में मिसिंग वैल्यूज़ को भी डील करने का एक तरीका, कोरिलेशन निकाल के या रिलेशनशिप विद अदर एट्रीब्यूट्स निकालने के बाद किस तरह से मिसिंग वैल्यूज़ को डील किया गया है, वो भी इस पोस्ट में बड़ी अच्छी तरह से बयान किया गया। आई वुड रिकमेंड कि आप ये गो थ्रू करें। और ये इसमें सारा पाइथन के इस्तेमाल के साथ किया गया, तो हमें पाइथन के साथ भी फेमिलियराइज हम हो जाएंगे कि पाइथन के कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हमारी मदद करती हैं ड्यूरिंग डेटा रैंगलिंग।